So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our economics class. आज हम लोग सोशल साइंस के सेगमेंट में अपना इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर डिस्कस करने चल रहे हैं जो कि अपने PT2 में आने वाला है और जिसका नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो भाई साहब PT2 बहुत ही नज़दीक है, अब बिल्कुल भी लापरवाही ना करो। जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसका वर्क उसी दिन कंप्लीट करो यदि अच्छा रिजल्ट चाह रहे हो तो, वरना फिर दिक्कत बन जाएगी। ठीक है, तुरंत ही रिजल्ट सामने आ जाएगा और तब दिक्कत होगी कि यार मेहनत नहीं की। ठीक है, आज से अपना रिवीजन क्लास भी चालू होगा। मैथ्स में कुछ डेली तुम्हें वर्क दिए जाएंगे तो उसे भी करना है, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए और जम करके पढ़ाई करिए। चलते हैं अपने इकोनॉमिक्स चैप्टर की तरफ और देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तो ये रहा अपना चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो मेनली देखा जाए तो इसमें अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टॉपिक है। 12 टॉपिक है तो कोशिश कुछ ऐसी रहेगी कि हम लोग 3 टॉपिक्स डेली करें, तो इस वीक में इसे हम लोग कंप्लीट कर लें अच्छी तरीके से। तो आज हम लोग ओवरव्यू पॉवर्टी एज अ चैलेंज का ओवरव्यू देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे और 2 टिपिकल केस ऑफ पॉवर्टी देखने चल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही कंसंट्रेट होकर के आ जाइए अपने चैप्टर की तरफ और भाई मजे से हम लोग पढ़ते हैं। ये रहा अपना चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ठीक है, पॉवर्टी जानते हो क्या होता है? पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं अपने चैप्टर का नाम जो है उसका मीनिंग। पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, गरीबी और चैलेंज मतलब होता है चुनौती। कह रहे हैं गरीबी जो है वो एक चुनौती है। किसी भी देश के लिए गरीबी क्या है? एक चुनौती के रूप में है, क्योंकि जब तक देश के लोग गरीब रहेंगे देश कभी भी विकसित नहीं हो पाएगा। तो गरीबी हटाओ, इसीलिए जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये वादा करती हैं कि हमारी सरकार बनने पर हम गरीबी हटा देंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हो नहीं पाता है। तो गरीबी क्या है? एक किसी भी नेशन के लिए चैलेंज होती है। अब आ जाते हैं अपने चैप्टर ओवरव्यू। This chapter deals with one of the most difficult challenges faced by independent India. ठीक भाई, कह रहे हैं कि ये चैप्टर डील करेगा बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही कठिन चुनौती के बारे में, अपनी आजाद भारत की सबसे कठिन चुनौती के बारे में, जिसका नाम है पॉवर्टी मतलब गरीबी। After discussing this multi-dimensional problem through example, the chapter discusses the way poverty is seen in social sciences. इस चैप्टर में हम लोग इस पॉवर्टी को अच्छे तरीके से समझेंगे कि आखिर गरीबी क्या है। मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट से इस प्रॉब्लम को समझेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि आखिर सोशल साइंस में, समाज शास्त्र जो है, इसमें किस प्रकार से पॉवर्टी को डिफाइन किया गया है। Poverty trends in India and the world are illustrated through the concept of the poverty line. Poverty line के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर पॉवर्टी एक ऐसी लाइन जो कि ये डिस्क्राइब करती है कि कौन पॉवर्टी पे है और कौन पॉवर्टी गरीबी रेखा के नीचे है, कौन गरीबी रेखा के ऊपर है, कौन अमीर है। तो पॉवर्टी लाइन एक साइंटिफिक मेथड है ये जानने के लिए कि कौन अमीर है कौन गरीब है। Causes of poverty as well as anti-poverty measures taken by the government are also discussed. इस चैप्टर में हम लोग ये जरूर डिस्कस करेंगे कि पॉवर्टी का आखिर मुख्य कारण क्या है और कौन कौन से ऐसे मेजर्स चलाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो कि पॉवर्टी को रिमूव करेंगे। The chapter ends with broadening the official concept of poverty into human poverty. ठीक है, ये चैप्टर में जैसे चैप्टर का खत्म होता रहेगा तब हम लोग ये भी देखेंगे कि आगे आने वाले कौन से चैलेंज हैं ह्यूमन को लेकर के, ह्यूमन पॉवर्टी को लेकर के, कौन से
कमिंग चैलेंजेस हैं। तो इस चैप्टर में यही कुछ हम लोग मेजर पॉइंट डिस्कस करने चल रहे हैं। आज आते हैं इंट्रोडक्शन, जो अपना आज का दूसरा टॉपिक है। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर। दे कुड बी लैंडलेस लेबरर्स इन विलेजेस और पीपल लिविंग इन ओवरक्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज। कह रहे हैं कि अपने डेली लाइफ में हम किसको गरीब कहते हैं, किसको गरीब हम सोच रहे हैं। वो क्या हो सकते हैं? लैंडलेस लेबरर्स, मतलब जो मजदूर हैं जिनके पास लैंड नहीं है, जिनके पास मतलब खुद की जमीन नहीं है, क्या हम उनको गरीब कह सकते हैं? या फिर पीपल जो कि किसी भी बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में झुग्गीज में रह रहे हैं। ऐसे शहरों में तुम देखोगे सड़क के किनारे कुछ लोग अपना निवास स्थान बनाए रहते हैं, झोपड़ी बना लेते हैं, उसी में रहते हैं। क्या हम इनको गरीब कहेंगे? दे कुड बी डेली वेज वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट और चाइल्ड वर्कर्स इन ढाबाज। क्या हम उनको गरीब कहेंगे जो कि डेली खाते कमाते हैं, डेली कमाएंगे और डेली खाने वाले को कहेंगे? या फिर कुछ ऐसे चाइल्ड लेबरर्स जो कि ढाबा में काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे ढाबा में काम करते हैं, क्या हम उनको गरीब कहेंगे? दे कुड ऑल्सो बी बेगर विद चिल्ड्रन इन टैटर्स। दे कुड ऑल्सो बी बेगर्स विद चिल्ड्रन इन टैटर्स। टैटर्स मतलब होता है फटे पुराने कपड़े। ऐसे बेगर्स जो कि ऐसे जो छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं कि 1 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो, क्या हम उनको गरीब कहेंगे? वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। ये जितने भी केसेस हम बताए, जो ढाबा में काम कर रहा बच्चा या फिर जो डेली कमा रहा खा रहा बच्चा, ये सब पॉवर्टी के इर्द गिर्द ही आते हैं। इन फैक्ट एवरी 5th पर्सन इन इंडिया इज पुअर। बहुत ही निराशाजनक ये आंकड़ा है कि इंडिया में हर 5वां जो आदमी है वो क्या है? पुअर है। दिस मीन्स roughly 270 million or 27 crore people in India live in poverty 2011 to 12। ये 2011-12 का आंकड़ा है, जब लगभग 270 मिलियन 27 करोड़ लोग पॉवर्टी में थे। This also means that India has the largest single concentration of the poor in the world. This illustrates the seriousness of the challenge। ये कह रहे हैं कि इंडिया में और मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया में ज्यादा पुअर जो ये पॉवर्टी है ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है, इसलिए इंडिया के लिए ये तो और भी बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से पॉवर्टी को हटाएं। तुम बार बार सोच रहे हो पॉवर्टी को क्यों हटाएं? भाई साहब, किसी भी नेशन को डेवलप करने के लिए पॉवर्टी कम से कम होनी चाहिए, वहां पुअर मेंबर्स जो होने चाहिए वो कम से कम होने चाहिए, तब जाकर के कोई भी कंट्री डेवलप कर सकता है। 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, अपना थर्ड टॉपिक, जिसमें हम लोग 2 केस पढ़ेंगे पॉवर्टी का, गरीबी का। पहला है अर्बन केस, मतलब ये वाला जो केस है ये है शहर का केस। शहर 33-year-old Ram Saran works as a daily wage laborer in a wheat flour mill near Ranchi in Jharkhand। इसमें एक 33 साल के राम सरन जी हैं जो कि डेली वेज लेबरर हैं, मतलब डेली कमाई खाने वाले लोग, जो कि एक मिल में काम करते हैं जहां पर गेहूं को पीस करके आटा बनाया जाता है। ये झारखंड में है। He manages to earn around rupees 1,500 a month when he finds employment। यदि वो रोजगार पाते हैं, which is not often, ठीक है, ये अक्सर नहीं होता है कि उनको काम मिल ही जाता है, ठीक है। जब काम मिलता है तब वो लगभग 1500 रुपए महीने के कमा लेते हैं। The money is not enough to sustain his family of 6 that includes his wife and 4 children aged between 12 years to 6 months। जो 1500 रुपए मिल रहे हैं ये इनकी फैमिली की नीड को फुलफिल करने वाले नहीं हैं, क्योंकि 6 मेंबर हैं, 4 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी, तो 6 लोगों के लिए 1500 रुपए बहुत ही कम है, ठीक है, जिसमें इनके बच्चे 12 साल से लेकर के 6 महीने तक के हैं। देख रहे हो यहाँ पे सब, ये देखो, ये इसमें काम कर रहे हैं प्रेस फ्लोर मिल में। ये राम सरन जी, इनके ये मम्मी पापा हैं, गांव में रह रहे हैं। ये इनकी पत्नी है जो कि घर के काम काज कर रही है। ये इनकी बड़ी बेटी है, ये छोटा लड़का, ये छोटी लड़की, और ये भी काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो 1
2 3 4 5 6 मेंबर हैं यहाँ पर। इसमें से कमाने वाला, अभी तक की इंफॉर्मेशन से कमाने वाला सिर्फ राम सरन है, जो कि 1500 रुपया पा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। He has to send money home to his old parents who live in a village near रामगढ़। अब इन राम सरन जी को पैसे भी भेजने होते हैं अपने घर पर, क्योंकि इनके मम्मी पापा वहां पर हैं और बीमार रहते हैं, भाई बूढ़े हैं। His father, a landless laborer, depends on Ram Saran and his brother who lives in Hazaribagh for sustenance। उनके फादर लैंडलेस लेबरर हैं, मतलब एक ऐसे मजदूर हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है और टोटली डिपेंड है राम सरन और उसके एक ब्रदर जो कि हजारीबाग में रहता है। राम सरन lives in one room rented house in a crowded बस्ती in the outskirts of the city। राम सरन कहाँ रह रहे हैं? तो एक रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, एक किराए के कमरे में रह रहे हैं, जो कि बहुत ही क्राउडेड एरिया है, बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और वो सिटी के आउटस्कर्ट्स में है। सिटी के आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है सिटी के सीमा की तरफ है, जहां पर सिटी की सीमा खत्म होती है, वहां पर ये है। It is a temporary shack built of bricks and clay tiles। ठीक है, ये एक ऐसा शैक मतलब होता है झोपड़ी, शैक मतलब होता है झोपड़ी, जानते हो झोपड़ी देखे होगे। तो एक इनकी जहां पे ये रेंटेड हाउस है ना, वो हाउस नहीं बल्कि एक झोपड़ी टाइप की है, जो कि ब्रिक और मिट्टी के टाइल्स से मिल करके बनी है। His wife शांता देवी works as a part-time maid in a few houses and manages to earn another ₹800। इनकी जो पत्नी है शांता देवी, इन लोगों के घर में जाकर के थोड़ा बहुत जो काम होता है उसको करती है और 800 रुपए कमाती हैं, मतलब वो 1500 रुपीज लगभग कमा लेते हैं और ये 800, मतलब कुल मिलाकर के हो गया 2300 रुपीज। ठीक है, अभी तक ये कमाई हुई। दे मैनेज अ मीगर मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे, बट इज नेवर एनफ फॉर ऑल ऑफ देम। ये किसी भी तरीके से करके थोड़ा बहुत दाल और राइस, मतलब दाल और चावल दिन में 2 बार लगभग खा लेते हैं। ठीक है, मीगर मतलब होता है थोड़ा। ठीक है, His elder son works as a helper in a tea shop to supplement the family income and earns another ₹300 while his 10-year-old daughter takes care of the younger siblings। ठीक है, तो इनका जो बड़ा लड़का है वो लगभग 300 रुपया, मतलब 300 रुपया और ऐड कर दो तो मतलब 2600 रुपीज इनकी फैमिली इनकम है, जो कि कहाँ काम करता है? वो एक टी शॉप में काम करता है। और जो कि जो इनकी एल्डर डॉटर है, 10-year-old डॉटर है, वो अपने यंगर सिबलिंग्स का, जो छोटे भाई बहन है, उनका ख्याल रखती है। None of the children go to school. They have only 2 pair of hand-me-down clothes each। इसमें से कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है और वो कैसे कपड़े पहनते हैं? हैंड मी डाउन क्लोथ्स। हैंड मी डाउन मतलब जो सेकेंड हैंड को कहते हैं हम लोग, सेकेंड हैंड कपड़े, उसको ये लोग पहनते हैं। न्यू वंस आर ब्रॉड ओनली व्हेन द ओल्ड क्लॉथ्स बिकम अनवियरेबल। नए कपड़े तभी आते हैं जब पुराने वाले एकदम ही खराब हो जाते हैं, अनवियरेबल रहते हैं, कपड़े पहनने लायक नहीं रहते हैं। शूजेस आर अ लग्जरी। शूज जो उनके लिए वो तो लग्जरी है। जैसे तुम्हारे लिए कोई ऐसी चीज जो कि पॉसिबल ही नहीं है घर वालों को दिलाना, वो तुम्हारे लिए लग्जरी रहता है। ठीक है, वैसे ही इनके लिए सूज है। ये सूज अगर इनको मिल जाए तो समझो कि अमृत मिल गया है, इनको गॉड मिल गए, भगवान मिल गए। इस तरीके का इनका वो है, इस तरीके की गरीबी है कि सूज इनके लिए क्या कहते हैं, औकात से बाहर इसको कहते हैं। The younger kids are undernourished. They have no access to health care when they fall ill। जो यंगर सिबलिंग्स है वो अंडरनरिश्ड हैं, कुपोषित हैं, मतलब जो उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो अंडरनरिश्ड हैं। उनके पास कोई हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ खराब होने पे फैसिलिटी जो मिलने वाली होती है वो बिल्कुल नहीं मिलने है उन्हें, मतलब इतने पैसे उनके पास नहीं हैं कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको दवाई की करा पाए। ठीक है, तो इतने कम में ये लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। तो एक केस ये रहा अपने पास। दूसरा केस है रूरल केस, मतलब ये है ग्रामीण केस।
गांव की बात ये करेंगे। लखा सिंह, लखा सिंह लखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। यहां लखा सिंह की कहानी है जो कि एक छोटे से गांव में रहते हैं मेरठ के। His family does not own any land, so they do odd jobs for the big farmers. इनके पास, लखा सिंह के पास कोई खुद की जमीन नहीं है, तो ये बड़े बड़े जो किसान हैं उनके यहाँ ये छोटा बहुत, थोड़ा बहुत ऑड जॉब्स, मतलब है कभी कभी मिलने वाली जॉब्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि परमानेंट जॉब है, कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। वर्क इज इरेटिक एंड सो इज इनकम। वर्क जो है इनका बहुत ही अनिश्चित है, मतलब नॉट फिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं है, इसलिए इनकी इनकम भी इरेटिक है, मतलब फिक्स्ड नहीं है। एट टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर अ हार्ड डेज वर्क। 50 रुपए एक दिन के इनको मिल रहे हैं, पूरा दिन काम करें तो 50 रुपए इनको मिल रहे हैं, मतलब 1500 रुपए वही पर मंथ कमा रहे हैं जब काम रहेगा। बट ऑफन इट इज इन काइंड लाइक अ फ्यू kilograms ऑफ wheat और दाल और इवन वेजिटेबल्स फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू द डे। इनको दिन भर काम क्या करना पड़ता रहता है, दिन भर वीट, दाल या फिर वेजिटेबल्स को बहुत ही मेहनत, टॉयलिंग मतलब होता है मेहनत वाला काम, बहुत ही मेहनत से पूरे दिन इनको वही चीज, मतलब फार्मिंग करनी होती है। इनको बड़े बड़े फार्मर्स के यहाँ ये इस इनकी फार्मिंग करनी रहती है, वीट की, दाल की और वेजिटेबल्स की, तो यही सब काम इनका रहता है। 50 रुपए पर डे के हिसाब से इनको मिलता है। द फैमिली ऑफ 8 cannot always manage the family of 8 cannot always manage 2 square meals a day। 2 square meals a day का मतलब होता है 2 वक्त का खाना। तो जो इनकी फैमिली है 8 मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है। ये भाई साहब उनके राम शरण से भी आगे हैं, उसमें तो 6 मेंबर ही थे, यहाँ पर 8 मेंबर्स हैं। और 8 मेंबर्स में 8 मेंबर्स 2 वक्त का खाना जुटा पाने में इनकी जो इनकम है बहुत ही कम है। लखा लिव्स इन कच्चा हट और ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। लखा जो है कच्चे घर में रहते हैं, कच्चे झोपड़ी में रहते हैं, जो कि विलेज के आउटस्कर्ट्स में है, मतलब विलेज के मतलब बाहर है, लगभग उसकी सीमा के पास में है। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स। His father, a TB patient, passed away 2 years ago due to lack of medication। जो इनकी पत्नी है या फिर जो वहां पर उस घर में वुमेन्स हैं, वो फॉडर को चॉप करने में अपना दिन बिताती हैं। फॉडर मतलब यही जो जानवरों को खाना होना चाहिए जाता है, उसको कतरने में इनका समय जाता है। और फ्यूल के लिए फायरवुड मतलब वही लकड़ियों को इकट्ठा करने का काम रहता है, जिससे घर में खाना कुछ बन सके। और इनके पिता जो कि टीबी पेशेंट थे, ये 2 साल पहले खत्म हो गए, डेथ हो गई उनकी। कैसे? क्योंकि प्रॉपर मेडिकेशन उनका नहीं हो पाया। His mother now suffers from the same disease and life is slowly ebbing away। जो इनकी माता जी हैं वो भी सेम बीमारी से, मतलब टीबी पेशेंट वो भी हो गई हैं, और उनकी भी जो लाइफ है वो काफी उतार चढ़ाव है। एबिंग मतलब होता है उतार चढ़ाव, मतलब कभी ऐसा लगता है कि गई दादी जी गई, ठीक है, फिर लगता है नहीं अभी जिंदा है, ठीक है, मतलब कि लगभग उनकी भी अंतिम सांसें चल रही हैं। Although the village has a primary school, Lakha never went there। He had to start earning when he was 10 years old। लखा के गांव में ही स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, लेकिन लखा कभी स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि वो 10 साल की उम्र से ही कमाना शुरू कर दिया था। New clothes happen once in a few years, even soap and oil are a luxury for the family। नए कपड़े साल में कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है, साल में कभी आ जाते हैं। और सोप और ऑयल, साबुन और तेल तो उनके लिए लग्जरी है, बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो कि उनके खरीद पाने के औकात से बाहर है, खरीद पा सके वो ऐसा नहीं है। इसको जरा रीड करना और इसको कंप्लीट कॉपी में लिखने की कोशिश करना, थोड़ा बहुत जो भी तुम्हें आ सके, ठीक है। आगे चलते हैं। These 2 typical cases illustrate many dimensions of poverty। They show that poverty means hunger and lack of shelter।
ये जो केस हम लोग पढ़े, एक रूरल केस, एक अर्बन केस, इसमें पॉवर्टी के कई सारे डायमेंशन बताए गए हैं, गरीबी के कई सारे डायमेंशन बताए गए हैं। भाई कमा सवर हैं, कमा जैसे राम शरण वाले केस में देखें तो राम शरण भी कमा रहे हैं, उनकी पत्नी भी कमा रही है, उनका लड़का भी कमा रहा है, लेकिन फिर भी पॉवर्टी अपने आप को बता रहे हैं, फिर भी गरीब अपने आप को बता रहे हैं। और दूसरा एक लखा सिंह वाला जो केस है, लखा सिंह कमा रहे हैं लेकिन गरीब हैं। तो क्यों गरीब हैं? तो कई सारे डायमेंशंस गरीबी के बताए गए हैं। दे शो दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। ये शो कर रहे हैं कि उनके पास क्या है, भूख है, ठीक है, उनकी भूख नहीं शांत हो रही है, 2 वक्त का खाना उनको बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है और उनके पास रहने के लिए कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए वो क्या है, गरीब हैं। इट ऑल्सो is a situation in which parents are not able to send their children to school or a situation where sick people cannot afford treatment। इसमें यह भी बताया गया है, इस 2 केस में हमने ये भी देखा है कि कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, स्कूल होते हुए भी। और प्लस अगर किसी को बीमारी लग जा रही है, किसी कोई बीमारी हो जा रही है, तो उनको दवाई कराने तक के उनके पास पैसे नहीं है, इसका मतलब गरीबी है। Poverty also means lack of clean water and sanitation facilities. It also means lack of regular job at a minimum decent level. गरीबी को हम इससे भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी के पास वाटर और सैनिटेशन के प्रॉपर इंतजाम नहीं है, साफ पानी पीने की उनके पास क्षमता नहीं है, साफ सुथरे घर में रहने की उनके पास क्षमता नहीं है। तो पॉवर्टी ये भी होती है। और पॉवर्टी वो भी है कि कोई भी उनको रेगुलर जॉब नहीं मिल रही है एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल, ठीक है, रेगुलर जॉब नहीं मिल रही, कभी जॉब मिल रही है, कभी बड़े फार्मर्स उनको बुला रहे हैं काम कराने के लिए और कभी नहीं बुला रहे हैं, तो उनके पास कोई रेगुलर जॉब नहीं है। Above all, it means living with a sense of helplessness. Poor people are in a situation in which they are ill-treated at almost every place, in farms, factories, government offices, hospitals, railway stations, etc. तो ये जो हमारे गरीब लोग हैं, इन लोगों की जो फीलिंग है वो हेल्पलेसनेस की है, मतलब इनको कोई हेल्प करने वाला नहीं है और इनको हमेशा इल ट्रीट किया जाता है हर फील्ड में। यदि कोई गरीब है तो उसकी बात नहीं सुनी जाती है, वो कोई भी फील्ड तुम ले लो, गवर्नमेंट ऑफिस ले लो, फैक्ट्रीज ले लो, फार्म्स ले लो, हॉस्पिटल्स ले लो, रेलवे स्टेशन ले लो, गरीब को बहुत ही निकृष्ट निगाह से देखा जाता है। ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। कोई भी गरीबी में रहना पसंद नहीं करेगा, गरीबी सबसे बड़ी होती है। One of the biggest challenges of the independent India has been to bring millions of its people out of the abject poverty. Abject poverty. तो इंडिया के जो इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, आजाद तो हो गया है, लेकिन जो यहाँ पर इतनी तगड़ी पॉवर्टी है, इतनी ज्यादा गरीबी है, एब्जेक्ट मतलब हो जाए कि ऐसी पॉवर्टी जो कि बहुत ही दयनीय है, निंदनीय है, ठीक है, कि देख करके दया लग जाए, ऐसी पॉवर्टी को रिमूव कर पाना बहुत ही चैलेंजिंग काम है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। महात्मा गांधी जी कई बार ये मेंशन किए थे कि हमारा देश तभी आजाद हो सकता है, सही मायने में तभी आजाद हो सकता है जब गरीबी ना हो, जब गरीबी ना हो, उनको प्रॉपर सैनिटेशन की सुविधा मिल रही है, प्रॉपर वाटर की सुविधा, प्रॉपर उनको रेगुलर जॉब मिल रहा हो, रहने के लिए अच्छे घर हों, तब जाकर के भारत की आजादी जो हुई है वो सही मायने में होगी। भारत की आजादी तब सही मायने में होगी। ऐसे में तो सिर्फ अमीर ही इंजॉय कर रहे हैं इस आजादी को, गरीब इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं आजादी को, तो कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के जो 3 टॉपिक थे उसको कवर किए, ठीक है, अच्छे से रीडिंग करना। इसके बाद ये वाला जो टॉपिक है, स्टडी द अबव केसेस ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी। लैंडलेसनेस मतलब लैंड की कमी कहां कहां पर है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कैसे पॉवर्टी है, साइज ऑफ फैमिलीज, बहुत ही मेजर कंसर्न होता है कि आपके फैमिली में मेंबर्स कितने हैं, ये भी पॉवर्टी का एक
मेजर करा होता है। इलिटरेसी, पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस। तो ये जो अपने पास 7 पॉइंट है, इसको अच्छे से डिस्कस लिख लेना कॉपी में, थोड़ा बहुत जो भी समझ में आए और हमको सेंड करना। इसके बाद आ जाते हैं जरा फुल मूड में। हाँ, तो बात ऐसी है कि आज से रिवीजन स्टार्ट है मैथ्स का। कहना 52 बड़ा नजदीक है सर जी, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, पढ़ाई लिखाई तगड़े से कराइए। तो आज से हम शुरुआत करते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स तुम्हारे मैथ्स का एक रिवीजन पार्ट है इस बार के PT2 का। तो पॉलिनोमियल्स में तुम्हारा शुरू की 2 एक्सरसाइज 2.1 जिसको तुमको ओरली बताना है, उसमें कुछ खास है नहीं, तो ओरली तुम हमें फटाफट शाम को बता दोगे। लेकिन एक्सरसाइज 2.2 जो है उसके सभी सवाल अपनी कॉपी में लिख करके हमें 7 बजे तक भेज देना। ध्यान रखना, ये रिवीजन क्लास, जो रिवीजन होमवर्क दिया जा रहा है, इसमें तुम कुछ भी मिस करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। ठीक है, इसलिए तो बिल्कुल भी लापरवाही अब मत बरतो। ठीक है, लापरवाही किए कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।